नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं उस केस लॉ का नाम है प्री स्ट्रेस स्टील एलएलपी वर्सेस कमिश्नर उत्तराखंड स्टेट जीएसटी। जो जजमेंट डिलीवर की है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने की है और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 26 सितंबर 2023 को आई है। और ये केस लॉ संबंधित इससे संबंधित जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस हैं 129, 122, 125, 126 और 130। तो काफ़ी सेक्शंस को ये काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है ये केस लॉ। केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पेटिशनर ने कुछ गुड्स खरीदे हैं सेल से, वेस्ट बंगाल से, और ये कानपुर तक आए ट्रेन के द्वारा। उसके बाद पेटिशनर ने 2 व्हीकल्स डिप्लॉय किए और ये कानपुर से गुड्स उसके यहाँ पर आ रहे हैं बाजपुर, जो कि उत्तराखंड में एक जगह है, और उसने 2 व्हीकल्स डिप्लॉय किए हैं। पेटिशनर के द्वारा ई-वे बिल को जनरेट कर दिया गया है, बट डिलीवरी चलान साथ में कैरी नहीं हो रहा था। डिलीवरी चलान एक रिक्वायरमेंट होती है रूल 55 की, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज देयर एंड बट दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सप्लाई, which is not a supply but movement of goods is there, then delivery challan is required as per rule 55 of CGST rules 2017। तो इस केस लॉ में जब गुड्स वेस्ट बंगाल से कानपुर पर उतरे, उसके बाद 2 गाड़ियों से ये सामान कानपुर से बाजपुर जा रहा था उत्तराखंड में पेटिशनर के अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पर, उसने ई-वे बिल तो जनरेट कर दिया बट डिलीवरी चलान साथ में कैरी नहीं हो रहा था, डिलीवरी चलान साथ में व्हीकल्स के अवेलेबल नहीं था। इन गुड्स को इंटरसेप्ट किया गया जीएसटी के स्क्वाड के द्वारा और पेनल्टी लगा दी गई अंडर सेक्शन 129। पेटिशनर ने उस पेनल्टी को जमा करवाया क्योंकि उसको गुड्स को अपने यहाँ पहुँचाना था, तो उसने पेनल्टी को जमा करवाया और गुड्स को अपने रिलीज़ करवा के अपनी जगह पर ले गया। बट साथ के साथ उसने अपील फाइल कर दी उत्तराखंड हाई कोर्ट के पास कि मेरा सिर्फ एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी थी, मेरा ई-वे बिल जनरेटेड था, सिर्फ रूल 55 के अकॉर्डिंगली जो डिलीवरी चलान चाहिए था वो नहीं था, और जो मैंने टैक्स है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं, तो सेक्शन 129 इन्वोक नहीं होना चाहिए था। सेक्शन 126 को रेफर किया गया और एक केस लॉ को भी रेफर किया गया, सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कहता है कि सेक्शन 129 तब इन्वॉल्व करना चाहिए जब कोई कंसीलमेंट ऑफ टैक्स हो, जब कोई इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स हो। इस केस में कोई इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, सिर्फ एक माइनर इरेगुलरिटी है कि जो डिलीवरी चलान चाहिए था वो साथ में नहीं था, जबकि ई-वे बिल भरा हुआ था। और इस केस में कोई टैक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं था और गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी क्योंकि ई-वे बिल भरा हुआ था। डिपार्टमेंट ने कहा कि सेक्शन 129 जो है ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज है, क्योंकि सेक्शन 129 स्टार्ट होता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट वेयर गुड्स आर इंटरसेप्टेड इन ट्रांजिट। तो क्योंकि ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज है, पूरे एक्ट के ऊपर ये सेक्शन भारी है और गुड्स इन ट्रांजिट भी हुए हैं और जहां पर प्रॉपर कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सेक्शन जो 129 है वो जो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही सेक्शन को इंप्लीमेंट किया गया, बिल्कुल सही सेक्शन को इन्वोक किया गया और सेक्शन 129 में पेनल्टी को लगाया गया। जो पेनल्टी है वो है 200% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्स, 200% ऑफ टैक्स पेबल। हाई कोर्ट ने देखा कि अगर इस केस में भी सेक्शन 129 को लगाना है तो सेक्शन 122 का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। और हाई कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि आज जो पेनल्टी है वो है 200% ऑफ टैक्स पेबल, जबकि पहले ये जो अमाउंट था वो था 100% टैक्स प्लस 100% पेनल्टी ऑफ टैक्स। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है टैक्स के अमाउंट के साथ, और इस केस में कोई टैक्स की चोरी नहीं हो रही। और डिलीवरी चलान जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था जब गुड्स को इंटरसेप्ट किया गया, जब व्हीकल्स को इंटरसेप्ट किया गया, डिलीवरी चलान में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कि ई-वे बिल से ज्यादा हो, तो डिपार्टमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ ई-वे बिल इज अवेलेबल। हेंस दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेयर एनी इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन्वॉल्व्ड। और यदि सेक्शन 129 को देखें तो उसमें कहीं इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है सेक्शन 130 के अंदर। बट हाई कोर्ट ने एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की कि सेक्शन 129 में जो पेनल्टी अमाउंट है वो है 200% ऑफ टैक्स
it means it is directly concerned or connected to amount of tax. And earlier also it was 100% tax or plus 100% tax plus 100% penalty of tax amount. तब भी ये connected था tax amount से. It means tax का evasion हुए बिना section 129 को invoke करना is not justifiable as per the opinion of High Court. और हाई कोर्ट ने एक बात और भी कही कि अगर हर केस में सेक्शन 129 ही लगाना है तो सेक्शन 122 का तो रेलेवेंसी खत्म हो जाएगा, जहां पर पेनल्टी प्रेस्क्राइब की गई है कि वेयर गुड्स आर बीइंग मूव्ड विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हेंस इट इज अ केस ऑफ वेयर गुड्स आर बीइंग मूव्ड विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट section 129 situation will come into play because there is no intent to evade payment of tax. Even though words intent to evade payment of tax are not there in section 129, but still this is not a case of section 129 because section 129 में जो penalty है that is direct connected or linked with amount of tax. तो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली सेक्शन 122 में तो पेनल्टी लगाई जा सकती है बट सेक्शन 129 में पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि डिलीवरी चालान अवेलेबल नहीं है. और साथ के साथ इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है कि डिलीवरी चालान के जो पर्टिकुलर्स हैं जो रूल 55 में लिखे हुए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ई वे बिल में नहीं, ऑलरेडी ई वे बिल में प्रोवाइड कर दी गई थी. तो डिलीवरी चालान ना होने से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छूट नहीं गई जो कि डिपार्टमेंट को ना मिली हो, सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है. तो हाई कोर्ट ने कहा जो अमाउंट जमा करवा दिया गया पिटिशनर के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी इट शुड बी रिफंडेड बैक टू द पिटिशनर. दोस्तों केस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है कि कब सेक्शन 129 को इन्वोक किया जाना चाहिए, कब 122 को, कब 125 को, कब 126 को, और इसको बड़ी खूबसूरती से लिंक भी किया गया 130 से. और एक बात और बड़ी खूबसूरत है इस केस लॉ से जो निकल कर आती है कि चाहे 129 में intent to evade payment of tax words have not been used, but still those bear very direct relevance to where penalty is to be levied or where penalty is not to be levied. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा. धन्यवाद.